नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है, साथ में है फ्रेम में अंशुमान तिवारी। आज मंडे है और ये है खर्चा पानी का एक और एपिसोड। कैसे हैं अंशुमान जी? धन्यवाद सिद्धांत, आपका स्वागत है। खर्चा पानी में सभी दर्शकों का स्वागत है। हुँ। इस नए सप्ताह की शुरुआत के संस्करण के साथ हम आपके साथ साथ हैं और ये सप्ताह भी आर्थिक खबरों से भरपूर रहने वाला है। हाँ, पिछला हफ्ता जो खत्म हो रहा था, उस खत्म होने में 1-2 चीज़ें जो आई हैं और आज सुबह की कल की जो बड़ी-बड़ी सुर्खियाँ हैं, हम उनको आज डिस्कस करेंगे। और पिछला हफ्ता हो, चाहे उससे पिछला हफ्ता हो, चाहे मौजूदा हफ्ता हो, अ, तेल के दाम सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। हुँ, और एक मतलब बार-बार हम इस पे चर्चा करते रहे हैं, बार-बार उसका गणित और उसके पीछे की जो पूरी कहानी है, उसको हम ओपन करते रहे हैं दर्शकों के लिए। लेकिन यहाँ पर गोल्डमैन सैक्स का एक प्रोजेक्शन है। मतलब वो एक उन्होंने मैं खबर पढ़ रहा था। मतलब ये हमारी सुर्खी मान के चलिए, क्योंकि डिस्कशन हमारा किसी और चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस रहेगा आज का, कि इस साल अकेले अभी तक 20% बढ़ोतरी हो चुकी है तेल के दामों में। हाँ। और गोल्डमैन सैक्स का प्रेडिक्शन है कि इस साल के खत्म होते-होते और 20% बढ़ सकते हैं तेल के दाम इंडिया में। हाँ, और जिसकी बात हम लोगों ने सिद्धांत बजट के दौरान कही थी कि सरकार कहे या ना कहे तेल की कीमतें आने वाले समय में बढ़ती रहेंगी। हुँ। और अगर आप पेट्रोलियम मंत्री के लगातार बयानों को कर और उनके उनके स्पष्टीकरण को कोट एंड कोट में और उनके तर्क को कहें या वित्त मंत्री की दुविधा कहें कि ये बहुत जटिल इशू है, तो ये स्पष्ट है कि सरकार टैक्स कम करने नहीं जा रही है, फिलहाल अभी। राज्य सरकारें थोड़ा बहुत अगर कम कर दें चुनावों के दबाव को देखते हुए, जैसे बंगाल और असम में हुआ है। केंद्र सरकार फिलहाल अभी इस स्थिति में नहीं है और इसका एक बड़ा संकेत हम अभी अपनी अगली खबर में भी डिस्कस करेंगे। तो इसलिए पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ेंगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी पेट्रोल डीजल के जो प्रोजेक्शन मिल रहे हैं, जिस पर हमने विस्तार से चर्चा की है, वो भी क्रूड की कीमतें बढ़ने की तरफ हैं। इसलिए पेट्रोल डीजल की महंगाई हमें परेशान करती रहेगी और अब किस सीमा तक ये बढ़ेगी ये अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। पर गवर्नमेंट सेक्स ने अगर 20% कहा है, जैसा लग रहा है, तो फिर हमें और ज्यादा बड़ी पेट्रोल डीजल की महंगाई के लिए तैयार होना पड़ेगा। हाँ, और क्योंकि एक्साइज़ ड्यूटी पे कोई कंट्रोल होने वाला नहीं है, इसमें तमाम तरह के पॉलिटिकल स्टंट्स जो आ रहे हैं, सोनिया हम्म, गांधी का लेटर लिखना, तमाम राज्यों का चुनावग्रस्त राज्य जो है, चुनावग्रस्त राज्य मैं कह रहा हूँ, चु हम्म, चुनाव मतलब पोल बाउंड राज्य इनको कहें, हाँ, तो उन राज्यों में राज्य सरकारें अपना वैट-वैट कम कर रही हैं। सारे राज्यों के बजट आने वाले हैं और ये देखना ज़रूरी है कि राज्य सरकारें या तो बजट में या तो आगे-पीछे हम्म, वैट को लेकर क्या रियायत देती हैं अपने यहाँ के नागरिकों को। ये एक बड़ी चुनौती होगी, हाँ। राज्य सरकारों पे एक बड़ा फोकस भी होगा। इससे सवाल पूछे जाने चाहिए सरकारों से। 2 खबरें हैं अंशुमान जी आज। पहली खबर है केंद्र सरकार के क्या बॉन्ड्स अपना ट्रस्ट, अपना भरोसा खोते जा रहे हैं? क्या आरबीआई के गवर्नर की का जो एश्योरेंस है, वो जो भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो भी काम नहीं कर रहा है? 25 लाख लगभग 25 लाख करोड़ के बॉन्ड ऐसे हैं, जिनको बैंक्स लगभग-लगभग न भजा पाने की स्थिति में है या बहुत मुश्किल से भजा पा रहे हैं। और दूसरी खबर राज्यों से जुड़ी हुई है, सरकार अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाह रही है, लेकिन राज्य सरकारों का साथ इसमें बहुत नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार एक घर्षण की स्थिति में है। मतलब ऐसे घर्षण कई मौकों पर देखे गए हैं, जीएसटी काउंसिल की बैठक में देखे गए हैं, लेकिन ये समय कुछ अलग मुद्दे कुछ थोड़े अलग हैं। अंशुमान जी, पहली खबर सरकार के बॉन्ड पर। सिद्धांत, जिसका डर था बेदर्दी वही बात हो गई। अ, हम आज जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो आमतौर पर बहुत सारे आम लोग, आम दर्शक या बहुत सारे वित्तीय दर्शकों के लिए भी थोड़ा जटिल और पेचीदा होता है और शायद जो विषय हमारे खर्चा पानी से, हमारे जीवन जीवन से, हमारे ऊपर लगने वाले टैक्स से, सरकार की आर्थिक सेहत से जुड़े होते हैं, वो पेचीदा ही होते हैं। पर हुआ क्या शेयर बाजार में बॉन्ड बाजार में पिछले हफ्ते, जो बहुत ही चौंकाने वाला था और आश्चर्यजनक था। आमतौर पर अखबारों की सुर्खियों में नहीं था, टीवी चैनलों के लिए तो खैर कोई इस खबर से पर उनका ध्यान भी नहीं गया। हुआ ये कि पिछले हफ्ते बृहस्पतिवार को लगातार चौथी बार ऐसा हुआ जब रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की तरफ से कर्ज का प्रस्ताव लेकर, यानी बॉन्ड का प्रस्ताव लेकर बाजार में आया और
एक बॉन्ड इशू जो केवल 70% सब्सक्राइब हुआ, और ये चौथा बॉन्ड इशू था जिसे बॉन्ड बाजार ने बॉम्ब कर दिया। बॉन्ड बाजार की भाषा में उसे बॉम्ब करना कहते हैं। यानी बॉन्ड बाजार ने जो लोग सरकार को पैसे देते थे, जो सरकार के बॉन्ड्स में पैसे लगाते थे, जो बैंकर, जो डीलर्स, जो वित्तीय संस्थाएं, जो बीमा कंपनियां, वो सब सरकार की कंपनियां हैं, उन्होंने सरकार के बॉन्ड इशू को सब्सक्राइब करने से मना कर दिया। किसी भी तरह से किसी भी वित्तीय व्यवस्था के लिए सरकार के बॉन्डों का बाजार से खारिज हो जाना, उसमें पैसा न लगना, अपने आप में बेहद चौंकाने वाली घटना है। और इस पर मुंबई के बॉन्ड बाजार में, बैंक स्ट्रीट में, रिजर्व बैंक में, बैंकों के बीच पिछले पूरे हफ्ते ऐसी खलबली रही जिसकी आहट हम तक नहीं आई, पर नॉर्थ ब्लॉक में उसकी धमक सुनी गई। आज जब हम शेयर बाजार में आज गिरावट देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इस गिरावट का संकेत उससे मिला हुआ है। इसे समझना जरूरी है कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि सरकार, जिसकी सॉवरिन साख इतनी बड़ी है, जो इतनी सशक्त है, उसे बैंक पैसा देने को तैयार क्यों नहीं है, उसके बॉन्ड सब्सक्राइब करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। पहले में समझना जरूरी है कि इससे पहले जनवरी से लेकर अभी तक सरकार करीब करीब 80,000 करोड़ एक्स्ट्रा बारो करने की कोशिश कर चुकी है, जिसमें उसके 4 बॉन्ड इश्यूज में से 3 तो बैंकों ने सब्सक्राइब नहीं किए, एक 70% सब्सक्राइब किया। समस्या यहां से शुरू होती है कि पिछले साल यही बाजार, यही बैंक सरकार को 12 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देने को तैयार थे। और पिछले साल पूरा देश और सारे वित्तीय विशेषज्ञ इस बात पर ताली पीट रहे थे कि रिजर्व बैंक ने भारतीय बॉन्ड बाजार को बहुत कायदे से मैनेज किया, सरकार गहरे संकट में थी। टैक्स 2020 की बात कर रहे हैं आप? 2020 की बात कर रहे हैं। सरकार भारी टैक्स लगा रही थी, उसके बाद भी उसके घाटे नहीं खत्म हो रहे थे। रिकॉर्ड 12 लाख करोड़ रुपए की बोरोइंग सरकार ने बाजार से की और बाजार में मैनेज हो गई। पिछले साल यानी अभी तक के इस स्थिति में बॉन्ड बाजार सरकार से नहीं बोला, उसने सवाल नहीं किया। वो एक शेर है जो मुझे अक्सर, जब मैं बॉन्ड वालों से बात करता हूं तो बॉन्ड वाले शेर सुना देते हैं मुझे, तो मैं वो शेर आपको सुना देता हूँ। बॉन्ड बाजार वाले वो कहते हैं कि दोस्त मैं खामोश किसी डर से नहीं था, दोस्त मैं खामोश किसी डर से नहीं था, कायल ही तेरी बात का अंदर से नहीं था। देश का वित्तीय बाजार सरकार की वित्तीय स्थिति का कायल नहीं था, पर वो खामोश था किसी परिस्थिति से। और हम याद करें कि बिल क्लिंटन के एक सलाहकार थे, वो कहते थे कि अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो मैं बॉन्ड बाजार बनना चाहूंगा, क्योंकि बॉन्ड बाजार ही ऐसा है जो सरकारों को कपा देता है, हिला देता है। उसकी वजह ये कि सरकारें जो खर्च करती हैं, या सरकार जो पैसा लगाना चाहती है, उसे उसके लिए कर्ज चाहिए, और वो कर्ज लेकर जब बाजार में जाती हैं तो उसे बैंक और बैंकों में रखी हुई जमा और LIC और इंश्योरेंस कंपनियां पैसा देती। यही है पूरे वित्तीय सिस्टम का ढांचा। और वही वित्तीय सिस्टम अगर हाथ खड़ा कर दे कि भाई बहुत हुआ, अब नहीं दे सकते, यही एग्जैक्टली यही बाजार में। और ये बहुत समझने वाली बात है, हम उन सारे लोगों के लिए जो भारत के नागरिक हैं, उन्हें समझना जरूरी है। वो ऐसा ये कि पिछले साल सरकार का जब रिकॉर्ड बोरिंग कार्यक्रम आया, बैंकों को लगा कि चलो आने वाले समय में कुछ परिस्थितियां ठीक होंगी। उन्होंने जो ब्याज दर सरकार ने ऑफर की, सरकार ने उस ब्याज दर के ऊपर पैसा देना शुरू कर दिया। लेकिन जब सरकार 12 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य से ज्यादा वसूली करने आई, यानी 12 लाख करोड़ का लक्ष्य बढ़ाकर 12,80,000 करोड़ रुपए कर दिया गया जनवरी में, भारत के बॉन्ड बाजार में तब से बेचैनी शुरू हो गई। जो लोग बॉन्ड बाजार को करीब से फॉलो नहीं भी करते हैं, वो भी अगर जाकर गूगल पर सर्च करेंगे तो आपको बॉन्ड पे यील्ड, जिसको ब्याज दर कहते हैं, वो जनवरी से लड़खड़ाती बदलती दिखाई दी। अब क्या हुआ? अब बाजार में जद्दोजहद शुरू हुई। वो जद्दोजहद ये थी कि सरकार कह रही थी कि हम 6% पर पैसा उठाएंगे, बॉन्ड बाजार कह रहा था महंगाई बढ़ने वाली, हमें ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा ब्याज दर चाहिए, तब हम आपको पैसा देंगे। रिजर्व बैंक ने इस बात के लिए बैंकों को फोर्स करना शुरू किया, दबाव बनाना शुरू किया कि नहीं, सरकार को आप इसी ब्याज दर पर पैसा दीजिए। बैंकों ने थोड़ा बहुत सब्सक्राइब किया, लेकिन सरकार के बॉन्ड इश्यूज रिजेक्ट होने लगे, बॉम्ब होने लगे। और वही घटना पिछले गुरुवार को ही, और अगर आप सीरीज में देखें तो चार बड़े इश्यूज की समस्या है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, एक अखबार ने LIC के एक बॉन्ड डीलर को कोट करते हुए, LIC के एक अधिकारी को कोट करते हुए कहा कि सरकार और रिजर्व बैंक हमें इस बात के लिए फोर्स कर रहे हैं कि हम उन्हें सस्ता कर्ज दें, लेकिन हम सस्ता कर्ज नहीं दे सकते क्योंकि हमारी लागत बढ़ रही है और आने वाले समय में महंगाई बढ़ने की संभावना है। अखबार ने LIC के अधिकारी, LIC कह रही है, हाँ, क्योंकि LIC से किया जा रहा था। क्योंकि LIC मतलब वही सारे बैंकर्स हैं जो सरकार के बॉन्ड इशू में पैसा लगाते हैं, और सरकार के बॉन्ड इशू में कोई आम आदमी नहीं पैसा लगाता, यही बैंकर्स पैसा लगाते हैं। डील ऐसे होती है सिद्धांत की, सरकार एक इशू लेकर आती है, वो कहती है कि उसमें 10 साल का आप हमें लोन दीजिए, उसमें हम 6% ब्याज देंगे। बाजार कहता है कि नहीं, ब्याज दर बढ़ने वाली, हमको 6.5% दीजिए। अच्छा, अब आप कहेंगे कि सरकार या रिजर्व बैंक 6.5% ब्याज क्यों नहीं देता? क्योंकि जैसे ही सरकार के जो बॉन्ड्स हैं, या सरकार जिस रेट पर बाजार से कर्ज लेती है, वो बाजार में बेंचमार्क रेट होती है, फिर उस पर बाकी सारी ब्याज दरें तय होती हैं। और एक बार अगर
बैंकों को ने इस बात के लिए रिजर्व बैंक को फोर्स कर दिया, या रिजर्व बैंक और सरकार इस बात पर तैयार हो गए कि वो बॉन्ड बाजार को ज्यादा ब्याज देना शुरू करेंगे, तो बाकी सारी ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। पहला सवाल ये। तो अब दुविधा ये है कि क्या बैंक सरकार सस्ता कर्ज चाह रही है देंगे, या सरकार उन्हें ज्यादा ब्याज देगी। अगर सरकार उन्हें ज्यादा ब्याज देगी तो बाजार में दो संभावनाएं हैं। पहली चीज तो ये कि अगर केंद्र सरकार को 6% से ज्यादा ब्याज दर पर पैसा उठाना पड़ता है, 6.25 6.5 पे, तो राज्य सरकारें किस रेट पर पैसा उठाएंगी। केंद्र सरकार की तो साख की गारंटी, केंद्र सॉवरेन गारंटी लेता है। राज्यों की स्थिति यह है कि कई राज्यों ने 7.5 और 8% पर ब्याज दरों पर पैसा उठाया है। तो रिजर्व बैंक इस समय गहरी दुविधा में है। अगर आप बैंक स्ट्रीट में लोगों से बात करें, जो मैंने कल सुबह आज सुबह बात की, फ्राइडे को बात की, वो गहरी दुविधा में है कि अगर बॉन्ड बाजार ने ये कहा कि नहीं हमको ज्यादा ब्याज दर चाहिए और सरकार को पैसे की जरूरत है, तो हमें वो ब्याज दर देनी पड़ेगी। इसका मतलब होगा कि फिर राज्य सरकारों को और महंगा खर्च बढ़ेगा, और इससे वो दुष्चक्र या वो जो विशियस साइकिल है वो शुरू होगा, जिसमें फिर बाकी ब्याज दरें बढ़ने लगेंगी। चिंता ये है कि आरबीआई का प्रेशर बहुत ज्यादा है सरकार का प्रेशर आरबीआई पर आरबीआई बॉन्ड बाजार पर एक सीमा से अधिक प्रेशर नहीं बना सकती, इसलिए उसको बॉन्ड इशू वापस लेना पड़ा। अब दूसरी इसमें बड़ी जो दुविधा, सिद्धांत समझना जरूरी कि यही नहीं, इस साल का मामला, मतलब इस वित्त वर्ष का मामला, जो कोविड का वित्त वर्ष, इसका मामला तो चलिए निपट जाएगा। अगले साल सरकार को 12 लाख करोड़ रुपए फिर उगाने हैं। अगले महीने 80,000 करोड़ की बोरोइंग फिर आ रही है। बाजार में इतनी बेचैनी है कि जब ये पिछले इशू सब्सक्राइब करने में दिक्कत हुई है, तो जो नया बोरोइंग कार्यक्रम आ रहा है, जो फ्रेश बोरोइंग प्रोग्राम आ रहा है, उसका क्या होगा, उसे कौन पैसे देगा और किस ब्याज दर पर पैसे देगा। और उसके बाद अभी राज्य, हमने आज जैसा आपने कहा कि अभी राज्यों के बजट आना शुरू हो गए हैं। राज्य सरकारें अपने कर्ज कार्यक्रम की घोषणा करेंगी। जैसे ही वित्त वर्ष खत्म होगा, राज्य सरकारें अपने अपने बॉन्ड इशू लेकर बाजार में रिजर्व बैंक के दरवाजे पर जाके खड़ी होंगी कि हमको इसको बिकवाइए और बैंकों से पैसा दिलवाइए। तो एक खास किस्म का दबाव पूरे वित्तीय तंत्र के अंदर सरकार के घाटे और सरकार के भारी कर्ज को लेकर बन रहा है। और एक चीज समझना जरूरी है, अभी पिछले दिनों कल परसों में डी सुब्बाराव ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा किसी पर उसमें किसी अखबार में, और उन्होंने कहा, हाँ, उन्होंने कहा कि भारत में इस साल सरकारों का कर्ज जीडीपी के 90% तक पहुंच जाएगा, जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 85% के आसपास तो वैसे ही है, और ये बहुत खतरनाक परिस्थिति है। अब क्या है कि बाजार के अंदर तीन फोर्सेस एक साथ काम कर रही हैं, हमारे लिए समझना जरूरी है। बाजार को ये लग रहा है कि महंगाई बढ़ने वाली है। स्वाभाविक सी बात है, पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, कंपनियां उत्पादों की कीमतें बढ़ा रही हैं, जिस पर हमने अर्थात में भी चर्चा की थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी महंगाई बढ़ने की संभावना है। जब महंगाई बढ़ने की संभावना है, तो इसका मतलब है कि जो ब्याज दर है उस पर जो रियल रिटर्न है वो कम होता जाएगा। बैंक और सरकार को कर्ज देने वाले कह रहे हैं कि अगर सरकार को ज्यादा कर्ज चाहिए तो हमें ज्यादा ब्याज दिया जाए। सरकार और रिजर्व बैंक के कह रहा है कि नहीं, इससे ज्यादा ब्याज नहीं दे सकते, क्योंकि इससे ज्यादा ब्याज देने का मतलब है कि पूरे सिस्टम में ब्याज दरें बढ़ने की संभावना शुरू हो जाएगी। और रिजर्व बैंक एक सीमा से अधिक बाजार में पैसा डालेगा तो वो फिस्कल डेफिसिट का मोनेटाइजेशन होगा। अब ये मैं नहीं जानते कि आधिकारिक रूप से रिजर्व बैंक ने पैसे छापकर डेफिसिट मोनेटाइज करना शुरू किया है कि नहीं किया, लेकिन इसके संकेत हैं कि शायद रिजर्व बैंक को फिस्कल डेफिसिट का मोनेटाइजेशन करना पड़ेगा अगर बॉन्ड बाजार ने सस्ते दर पर कर्ज नहीं दिया। तो हम आज यहां खड़े हुए हैं, और ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। बॉन्ड बाजार थोड़ा जटिल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन ये अगर आप गौर से देखें तो जैसे हमारा शरीर है, हमारे शरीर की के स्वास्थ्य में बहुत सारी चीजें बहुत जटिल होती है। जैसे हमारा रक्त है, ब्लड है, वो इतना ज्यादा बड़ा केमिकल फैक्टर है बॉडी का, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें चलाती हैं। वैसे वित्तीय व्यवस्था में जो चीजें उसकी सांस होती हैं, जो उसका जान होती है, जैसे बॉन्ड बाजार, जैसे इंटरेस्ट रेट, जैसे बैंकों के से सरकार को मिलने वाला कर्ज, ये सारी चीजें जटिल बहुत होती है, पर यही सबसे महत्वपूर्ण होती है। और यहाँ जो खलबली मची है, उस खलबली को हम खर्चा पानी में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ क्या घटनाक्रम होता है इस पर हमारी नजर रहेगी। शेयर बाजार में भी इसका असर हमें दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी घबराहट, बेचैनी है। अगले बॉन्ड इशू का इंतजार किया जा रहा है। अगले बॉन्ड इशू तक अगर रिजर्व बैंक ने बैंकों को समझा लिया, प्राइमरी डीलर्स को सेट कर लिया और बाजार ठीक हुआ तो सही है, नहीं तो ब्याज दरें बढ़ने की संभावना भारतीय बाजार में बनती दिखाई दे रही है। कब हो सकता है अगला बॉन्ड इशू? अगला बॉन्ड इशू इसके बाद, अब अगले हफ्ते तक एक बॉन्ड इशू आने की तैयारी हो रही है, लेकिन रिजर्व बैंक दूसरे रास्ते भी निकाल रहा है। ओपन मार्केट ऑपरेशन के जरिए, ट्विस्ट के जरिए पैसा लेने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो बड़े बॉन्ड इशू हैं, सेकंड को बड़ी जो उगाही करनी है, जो बजट के बाद वाली आनी है, अब लोगों की उस पर निगाह होगी कि जब एक बड़ा चंक बाजार में आएगा तो उसे किस रेट पर, किस ब्याज दर पर बाजार पैसा देगा। क्योंकि बॉन्ड बाजार में जो ब्याज दर होती है, उस ब्याज दर पर निगाहें सबकी रहती है, बैंकों की, सरकार की, सारी लोगों की, क्योंकि वहीं से ये संकेत मिलता है कि बाजार में पैसे की कीमत या पैसे पर मिलने वाला या उस पर मिलने वाला ब्याज किस स्थिति में जाएगा। दूसरी खबर पे चलते हैं आज के, अंशुमान जी। केंद्र सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा देना चाह रही है।
लेकिन राज्यों के पास एक बहुत बड़ी समस्या है। एक तो वो भी पैंडेमिक से हिट हुए हैं कोविड-19 के, और प्लस जो मार्केट में कंजम्पशन हर एक मोर्चे पर कम हुआ है, उससे उनके टैक्स रेवेन्यू में कमी है। तो केंद्र सरकार का जो टारगेट है, और पता नहीं, मैं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर दबाव या उस दबाव से उपजने वाली जो मजबूरी है, वो काम कर रही है कि क्या है, कि राज्य जो है केंद्र सरकार के साथ नहीं खड़े दिख रहे हैं। एक वो ऐसी स्थिति है जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में शुरू हुई थी पिछले 1.5 साल पहले, 1 साल पहले। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का झगड़ा था, राज्य और केंद्र सरकार उन दरों को लेकर एग्री नहीं कर रहे थे। अंशुमान जी। भारतीय अर्थव्यवस्था में सिद्धांत अगर तेज ग्रोथ लौटनी है तो इसका दारोमदार केंद्र सरकार के बजट पे नहीं है, जो कि 30 लाख करोड़ का के आसपास का होता है। दारोमदार इस बात पर है कि राज्य सरकारें कैसे खर्च करती हैं। अगर आप डेटा पॉइंट से समझें, आंकड़े से समझें, तो सरकारों का जितना बजट है भारत में, जितना खर्च है, जिससे कि रोजगार आ सकते हैं, जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जिससे कि संपत्तियां बनती हैं, उसमें राज्य सरकारों की हिस्सेदारी 60% है। हुँ, यानी अगर सरकारें 100 रुपए खर्च करती हैं, तो केंद्र सरकार उसमें केवल 40 रुपए खर्च करती है, और उसमें भी केंद्र सरकार बजट से तो और भी कम खर्च करती है। केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर कंपनियां जो कि तेल में, गैस में, बिजली में है, वो सब खर्च करती हैं, जबकि राज्य सरकारें 60 रुपया खर्च करती हैं 100 रुपए में से। बजटों का सीजन शुरू हो गया है। आज उत्तर प्रदेश का बजट है, बिहार का बजट है। अ, इन बजटों की रोशनी में, जो बजटों की तैयारी और पिछले साल जो राज्यों के खजाने की स्थिति, उस हिसाब से ये लगता है कि राज्य जितने वित्तीय दबाव में हैं, वो शायद अर्थव्यवस्था के विकास दर को बढ़ाने में या इमीडिएटली बढ़ाने में, एक्सेलरेट करने में, उसे तेज रफ्तार से दौड़ाने में उतना योगदान नहीं कर पाएंगे। उनके खजाने ये स्थिति बता रहे हैं। राज्यों का कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो एक्सपेंडिचर जिससे कि आपको रोजगार मिलता है, जिससे सड़कें, पुल, स्कूल, अस्पताल बनते हैं, उसमें 25% का कॉन्ट्रैक्शन हुआ है पिछले साल हुँ। में। राज्य सरकारें बड़ी मुश्किल से हैंड टू माउथ हैं, किसी तरीके से अपना खर्च चला रही हैं। केंद्र सरकार से उनको बाकायदा लड़ना पड़ा जीएसटी का हिस्सा लेने के लिए पिछले साल, जिसका आपने जिक्र किया है। अब जो बजट आने वाले हैं, उन बजट में कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होने वाली है। केंद्र सरकार के पास तो कम से कम ये है कि वो एलआईसी बेच देगी, हुँ। वो हाँ, होटल्स बेच राज्यों देगी, के पास एसेट्स नहीं है, राज्यों के वो पास एसेट्स स्टेडियम नहीं बेच है। देगी। राज्यों के पीएसयू तो इतनी खराब स्थिति में है कि उनको कोई खरीदने वाला नहीं है। तो राज्य सरकारों के पास एसेट्स बेचने का कोई रास्ता नहीं है। टैक्स लगाने के उनके अधिकार जो हैं वो जीएसटी के पास चले गए हैं। इसके अलावा वो जिन भी चीजों की कीमतें बढ़ा सकती हैं, बढ़ाने की कोशिश करेंगी, वो सब डिमांड को, टैक्स को कम करेंगी। तो दो तरीके होंगे बजटों में सरकार, राज्य सरकारों के पास अपने खर्च चलाने के लिए, कि पहले वो जैसे वाहन रजिस्ट्रेशन है, जैसे जमीन का रजिस्ट्रेशन है, जैसे बिजली की दरें हैं, इन्हें बढ़ाएं, और दूसरी चीज ये कि बड़े पैमाने पर कर्ज लें। तो राज्यों के ठीक बजट से पहले जो आंकड़े हमें रिजर्व बैंक से और बाकी रिपोर्ट से मिल रहे हैं, वो थोड़ी चिंताजनक बताते हैं, क्योंकि अगर सरकार भारत को मंदी से अगले वित्त वर्ष के तीसरे चौथे क्वार्टर तक निकलना है, यानी पॉजिटिव टेरेन में आना है, तो राज्य सरकारों को केंद्र सरकार जितना खर्च कर रही है उससे बहुत ज्यादा, कहीं ज्यादा सिस्टम में डालना होगा। बहुत तेजी से लोकल इकोनॉमी में निर्माण करना होगा, सड़कें बनानी होंगी, पुल बनाने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करने होंगे, जिससे कि सीमेंट की, स्टील की डिमांड बढ़े, नौकरियां बढ़े, काम मिलना शुरू हो और खर्च बढ़ना शुरू हो। लेकिन राज्य सरकारों के बजट अभी इस स्थिति में नहीं है। और जैसा मैंने अभी कहा, जिससे पहले हमने चर्चा की, कि राज्य सरकारों का तो बहुत बड़े पैमाने पर कर्ज पर निर्भरता है, और उन्हें तो जिस रेट पर कर्ज मिल रहा है वो मतलब कई जगह तो कई राज्य सरकारें जो हमारा आपका होम लोन रेट है उससे ज्यादा रेट पर ब्याज पर कर्ज ले रही हैं। तो अब राज्य सरकारों के बजटों पर निगाह रहेगी इस पूरे साल केंद्र के बजट से ज्यादा, क्योंकि केंद्र के बजट की तस्वीर साफ हो गई। केंद्र सरकार टैक्स बढ़ाती रहेगी, केंद्र सरकार को कर्ज लेना पड़ेगा, महंगा कर्ज लेना पड़ेगा। राज्य सरकारें कैसे अपना काम चलाएंगी, किस राज्य में कौन सी दर कितनी बढ़ेगी, वैट कम होगा या बढ़ेगा, और वो कितना निवेश कर पाएंगे जिससे कि इकोनॉमी वापस लौट सके, क्योंकि ओवरऑल पूरे सिस्टम में जो सरकार का खर्च है इस परिस्थिति में, उसी पर दारोमदार है कि वो अर्थव्यवस्था को मंदी से उबार सके। क्योंकि प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, हमारा आपका खर्च तो फिलहाल बढ़ना नहीं है, क्योंकि जब तक तनख्वाहें नहीं लौटेंगी, जब तक नौकरियां वापस नहीं आएंगी, लोगों को आश्वस्ति नहीं मिलेगी अपनी नौकरियों की सुरक्षा के लिए, तब तक तो वो खर्च करने या निवेश करने से रहे। तो ये परिस्थिति आज की स्थिति में है जब हम राज्यों की बजट की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ बॉन्ड बाजार हमें डरा रहा है, राज्य सरकारों के, केंद्र सरकारों को डरा रहा है, और हमें एक
चिंताजनक संकेत दे रहा है। आज इस परिस्थिति में खड़े हैं, लेकिन बजट आते-आते जब हमारे पास सारे राज्यों के प्रमुख बजट आ जाएँगे तो शायद हमें समझ पाएँगे कि वस्तुतः राज्यों के खजाने की वास्तविक स्थिति क्या है, क्योंकि अभी तक हमें ये भी नहीं पता। जैसे केंद्र सरकार का बजट आने से पहले तो हमें पता ही नहीं था कि केंद्र सरकार के खजाने की वास्तविक स्थिति क्या। अब उत्तर प्रदेश का खजाना किस स्थिति में है, बिहार का खजाना किस स्थिति में है, मध्य प्रदेश, बंगाल के खजाने किस वो स्थिति में है। पंडोरा बॉक्स धीरे-धीरे खुलेगा। वो खुलेंगे और तब हमें पता चलेगा कि रॉट समस्या कितनी गहरी है, और उसे वो बॉन्ड बाजार भी देखेगा। वो जिसके पास कल उत्तर प्रदेश की सरकार या केरल की सरकार या पंजाब की सरकार या बंगाल की सरकार जाएगी कर्ज मांगने के लिए, तब जब वो ये देखेगा कि आपके आंकड़े में तो दिखाई दे रहा है कि आपका फिस्कल डेफिसिट इस लेवल तक चला जाएगा, तो वो निश्चित तौर पर महंगा कर्ज देगा। तो एक ये जटिल परिस्थिति है वित्तीय परिस्थिति में। हम इन बजटों पर ध्यान पर नजर रखेंगे और हम लोग खर्चा पानी में इस पर चर्चा करेंगे। जरूर। तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी का एपिसोड। क्या राय है आपकी, जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। कोई सुझाव हो, कोई सवाल हो, कोई शिकायत हो, सब कुछ लिख भेजिए, हम सुनेंगे। मैं हूं, साथ में है अंशुमान जी। आप देख रहे थे लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।